हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज तारीख है 14 और 15 जनवरी की। हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन मध्य की हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बात करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग पता होगा मैं फुल डिटेल्स के साथ बात करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। आपके लिए गुड न्यूज है, और ये 2 दिन पहले ही गुड न्यूज आई है कि अभी अपना ऐप भी आ गया है, एंड्रॉयड ऐप आ गया है। और एंड्रॉयड ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। याद रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नट लर्निंग ऐप नाम से ये ऐप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अभी तक पीडीएफ नहीं मिलती थी आप लोगों को, आप लोग पता होगा अभी तक पीडीएफ नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप लोगों को इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा बस लॉगिन करना है, पेमेंट कोई भी नहीं करना। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे 3 रो दिख रहा है, 3 रो पे जाओगे, वहां पे आएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पे जाओगे, वहां पे पीडीएफ सेक्शन है। पीडीएफ पे आप पूरी भी डाउनलोड वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। खास तौर से आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन मैंने पीडीएफ को इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है, देखना है, कभी भी एक्सेस करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी फैसिलिटीज मिलने वाली है, और यहाँ पे मिलेगी, तो आप लोग वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज की हमारी जो पहली करंट अफेयर्स है, इस पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं क्या है। तो पहली जो हमारी करंट अफेयर्स है 10 जनवरी को, याद रखिए कब, 10 जनवरी को जारी की गई एक रिपोर्ट में मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे इस बार दिल्ली की बात नहीं की जा रही है। दिल्ली की जगह पे मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। कौन सा है मेघालय का? तो बर्निहाट नाम है उसका, याद रखो इसको, बर्निहाट नाम है। देख सकते हैं कितना यहाँ पे प्रदूषण है इस तरीके से। ठीक है, तो आज के यहाँ पे जो प्रमुख बिंदु है, पहली हमारी जो करंट अफेयर्स की उसकी बात करें तो थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, संक्षेप में कहा जाए तो CREA के अनुसार मेघालय का बर्निहाट 2023 में, तब की बात कर रहा है 2023 की। आपको पता, ये चीज तो आपको पता ही होगी, जो रिपोर्ट आती है वो पुरानी रिपोर्ट आती है, पूर्व की रिपोर्ट आती है, ना है कि वर्तमान की। तो पूर्व की रिपोर्ट है 2023 की। 2024 में आई है कि सबसे भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा है। कौन सा? बर्निहाट रहा है। सबसे अधिक औसत वार्षिक देखा जाए PM10 सांद्रता 301 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर यहाँ पे दर्ज की गई है। बिहार में बेगूसराय औसत वार्षिक जो PM10 स्तर का है, 10 स्तर का है, 265 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाई गई है। उत्तर प्रदेश की बात किया तो ग्रेटर नोएडा है, जो कि 228 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा है। सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। कौन से दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर की बात की जाए तो बिहार का बेगूसराय दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। क्योंकि ये दूसरे स्थान पर क्यों है? क्योंकि पहला कौन सा है? मेघालय का बर्निहाट है। तो तीसरा कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा हो गया है। तो यहाँ पे देखो डिटेल से एक एक करके बात कर रहे हैं, है ना। दिल्ली, जो कि सर्दियों के दौरान लगातार उच्च वायु प्रदूषण स्तर के लिए जाना जाता था, और 8वां सबसे प्रदूषित शहर के रूप में इसको जाना जाता है। कौन सा? 8वां, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें तो असम के सिलचर में 2023 में सबसे कम PM10 स्तर 29 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। याद रखिएगा, असम का जो सिलचर है सबसे कम यहां दर्ज किया गया है। अगर हम टॉप 50 प्रदूषित शहरों में से अगर 18 बिहार के, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के देखते हैं, याद रखिएगा, जो 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं वहां पे 18 बिहार में हैं, 8 हरियाणा में हैं और 8 ही राजस्थान में पाए जाते हैं। 2023 में 75% से अधिक दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता डेटा के साथ 227 शहरों का अध्ययन किया गया है। इन शहरों में से 85 मतलब कि 85 राष्ट्रीय स्वच्छ और वायु कार्यक्रम मतलब कि NCAP के तहत शामिल किए गए हैं। डेटा से पता यह भी चला है कि 85 NCAP शहरों में से 78 PM10 स्तर का, जो याद रखिएगा NAQS 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक था। तो 85 जो NPS शहर हैं उनमें से 78 में देखा गया है कि जो NAQS है वो 10 स्तर का 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रहा है। और सबसे कम की बात किया तो असम का सिलचर पाया गया है। अगर हम थोड़ी सी पुरानी बातों को देख भी लेते हैं, 2019 में लॉन्च किए गए
एनसीएपी का लक्ष्य क्या है, तो उन 131 शहरों में से 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता को 20 से 30% तक कम करने का इनका लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2011 से 2015 तक निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया। सरकार ने अब 2026 तक इन शहरों को पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 40% से अधिक कम करने का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। तो यहाँ पे जो लक्ष्य है वो देख रहे हो आप, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम इसमें कुछ तो हासिल कर रहे हैं, कुछ करने की संभावना पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो पूरी इंपोर्टेंट खबर थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेघालय का बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है, इंपोर्टेंट है। तो आप लोग अभी तक चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और याद रखिएगा जो इंपोर्टेंट्स अपडेट्स होते हैं वहां आपको तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे तुरंत डाल दिए जाते हैं, इसीलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के हमारे सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सेकंड हमारी बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग से शीलवर्धन सिंह, याद रखिएगा कौन, शीलवर्धन सिंह। अब आप लोग सोच रहे हो शीलवर्धन सिंह कौन है। अब शीलवर्धन सिंह के बारे में तो जानने के पहले ये जानो चर्चा में क्यों है। शीलवर्धन सिंह यूपीएससी के नए सदस्य बन चुके हैं। कौन, यूपीएससी के नए सदस्य शीलवर्धन सिंह। इनके बारे में अब प्रमुख बिंदु के तहत एक एक खाका खोलते हैं। सरकार ने शीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का सदस्य के रूप में नियुक्ति की है। वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक के रूप में नियुक्त थे। संघ लोक सेवा आयोग एक सदस्य की नियुक्ति भारत संविधान के अनुच्छेद 316 आर्टिकल 316 क्लोज बाई 11 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैं सरकार का नाम ले रहा हूं, मतलब आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किससे चलता है आप लोग पता होगा। यूपीएससी सदस्य की सेवा शर्तें यूपीएससी सदस्य विनियम 1969 के द्वारा शासित होती हैं। तो यहाँ पे शीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है, और ये जो अभी वर्तमान में रह चुके हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक के रूप में। अब थोड़ी सी बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की। क्या है यह? आईएएस, याद रखिएगा, यह आईएएस भारतीय विदेश सेवा मतलब कि आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा मतलब कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के अधिकारियों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लेता है। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। यूपीएससी सदस्य को 6 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उस तारीख तक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो 6 साल की अवधि हो या फिर 65 साल की आयु, जो भी पहले प्राप्त कर लेता है उस तिथि तक यहाँ पे उनको नियुक्ति के लिए माना जाता है। नेक्स्ट अफेयर्स की बात करते हैं। चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। क्या नाम है उसका, पता है आप लोगों को? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बाकी मैं की पॉइंट पे पूरी बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी, आप लोग पता होगा, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, भारत के ईस्ट की बात। ठीक है, तो भारत के ईस्ट में क्या है? बंगाली खाड़ी, और वेस्ट में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तट रक्षकों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। प्रमुख बिंदु को समझें तो दोनों देशों के बीच 5 दिवसीय अभ्यास के हिस्से के रूप में चेन्नई के तट पर भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षक के बीच एक संयुक्त रूप से मिला जुला अभ्यास सहयोग काइजिन आयोजित किया गया। याद रखिएगा, सहयोग काइजिन इंपोर्टेंट नाम है, आ सकता है, क्योंकि काइजिन थोड़ा सा नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे अरब से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं इसको पूछा जा सकता है। तो सहयोग काइजिन किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और जापान के बीच में है। कहां पे हुआ है? तो चेन्नई के तट पर हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चेन्नई तट बोले तो भारतीय तट रक्षक सीमा में। यह अभ्यास 2006 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर सहयोग के ज्ञापन के अनुरूप आयोजित किया जाता है। तो यह 2006 से शुरुआत किया गया है, और इसको अगर देखा जाए तो दोनों देश तट रक्षकों के बीच यात्राओं, वार्षिक संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के लिए आदान प्रदान, कार्यशालाओं और सेमिनारों के तहत बातचीत को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए खतरनाक और नशीले पदार्थ पर प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
8 जनवरी को 5 दिवसीय अभ्यास की शुरुआत की गई है। वार्ता और प्रशिक्षण में मतलब कि बातचीत में और ट्रेनिंग में सुरक्षा उपायों की चर्चा भी की गई है, जिसमें खतरनाक रासायनिक पदार्थों का विशेष ध्यान दिया गया है। प्रतिक्रिया उपकरणों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ समुद्र में रासायनिक प्रदूषण के पहलुओं पर भी समय की प्रतिक्रिया कैसे दी जाए इसके बारे में भी बातचीत की गई है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाज सोनक, सौर सुजय, रानी अबक्का, एनी बेसेंट, C-440, सागर अन्वेषिका, मत्स्य दृष्टि जापान, तटरक्षक जहाज यह सीमा, समुद्र पहरेदार की इकाइयों ने भाग लिया है। ये क्या है जिन्होंने इसमें भाग लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है चौथी, और ये बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। 12 जनवरी को चेन्नई में, याद रखिए कहां पे बात कर रहे हैं, 12 जनवरी को चेन्नई की बात कर रहे हैं। चेन्नई कहां है, चेन्नई तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तमिलनाडु की बात की जा रही है। चेन्नई तमिलनाडु में विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 12 जनवरी को मनाया। तो एग्जाम में आ सकता है भारत की जगह पे विश्व तमिल प्रवासी दिवस चेन्नई मनाया गया है 12 जनवरी को। समझते हैं पूरी बात क्या है। तो तमिलों के विकास में, याद रखिएगा, तमिलों के विकास में उनके योगदान के लिए 13 अनुकरणीय व्यक्तित्व पुरस्कार दिया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन पता चल गया, M.K. स्टालिन है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में रहने वाले तमिलों के कल्याण के लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। किसके लिए, तमिलों के भी कल्याण के लिए, रखिएगा। एक मंत्री की नियुक्ति भी यहाँ करने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, इन सभी को मिलाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 महत्वपूर्ण तमिल उपलब्धियों को पदक भी वितरण किया हुआ है। इस आयोजन में 50 देशों में रहने वाले तमिलों ने भाग लिया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से कहीं ना कोई व्यक्ति दूसरे देश गया हुआ है। तो उनको लुभावन करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, या कह सकते हैं उनको भारत की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे योगदान दिया जाता है, समारोह किया जाता है। कहीं ना कहीं वो आए भारत में, रुके, देखें, तो इस तरीके से वहां पे मनाया जाता है। तो तमिल प्रवासी दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और कुछ पदक वगैरह भी यहाँ पे देने की बात की जा रही है। साथ में गांवों के विकास के लिए एक अनूठी योजना एनाथु ग्रामम, याद रखिएगा, अगर आता है एग्जाम में कि एनाथु ग्रामम किस राज्य के द्वारा चालू की गई है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा चालू की गई है। एनाथु ग्रामम माई विलेज शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने पैतृक गांव को गोद लेकर उसका समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है। याद रखिएगा, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति पैतृक जिसका गांव है, मतलब कि उसका गांव से संबंध है, तो उसका पैतृक गांव हो गया है, तो पैतृक गांव को गोद ले सकता है। तो गोद लेने के बाद क्या किया जाएगा, गोद लेकर उसका विकास किया जा सकता है। तो वो विकास में सहयोग दे सकता है, एक तरीके से कह सकते हैं सरकार के साथ साथ वो भी विकास में सहयोग दे सकता है। ठीक है, अब जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या सहयोग देगा। ठीक है, ये बात कह रही है जो जिसके पास धन है, वो समृद्ध है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अफेयर्स की बात करते हैं। आज के हमारे नेक्स्ट अफेयर्स है कर्नाटक के शिवमोगा, याद रखिएगा, कर्नाटक के शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए, आप सभी लोग वीडियो देख रहे हो तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार ही हो, है ना, मान के चलते हैं बेरोजगार हो, खैर कोई बात नहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए सिद्धधारमैया द्वारा युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। तो सिद्धधारमैया कौन है, अगर आपको पता है कमेंट में जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, फिर हम प्रमुख बिंदु के तहत बात करेंगे। जब तक अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो पसंद आए लाइक भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अब नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप आ गया है, तो आप उसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों लॉगिन जरूर करके आप वहां पे पीडीएफ एक बार पढ़ के देखिएगा क्या क्या वहां पे चीजें हैं। कुछ आपको अगर लगता है कि वहां पे नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पर, इन सभी पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मैं खुद ही दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए सिद्धधारमैया युवा निधि योजना की शुरुआत की। किसके लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। समझते हैं। तो 12 जनवरी को कांग्रेस की 5वीं और अंतिम चुनावी गारंटी युवा निधि योजना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धधारमैया ने शिवमोगा के फ्रीडम पार्क में इसको लॉन्च किया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको पता चल गया कौन है,
सिद्धधार मैया हैं और इन्होंने फ्रीडम पार्क में, तो फ्रीडम पार्क कहाँ है? फ्रीडम पार्क भी कर्नाटक में है, तो फ्रीडम पार्क में लॉन्च किया। यह योजना उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करती है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अपनी डिग्री प्राप्त की है। याद रखिएगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली है, डिप्लोमा पद प्राप्त कर लिया है, उनका जो वर्ष रहा है प्राप्त करने का 2022-23 रहा है, उनको बेरोजगारी में सहायता प्रदान करने की बात की जा रही है। सरकार ने डिग्री धारकों को 3,000 रुपए प्रति माह है और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। तो यहाँ पे रखो, ग्रेजुएशन की डिग्री पाई है 3,000 रुपए पर मंथ, और अगर आपने डिप्लोमा पाया है तो 1,500 रुपए पर मंथ पा सकते हैं। वादा भी किया है जो पिछले 6 महीनों में नौकरी पाने में असमर्थ थे या उच्च अध्ययन नहीं कर पाए हैं, उनको ये दिया जाएगा। सिद्धधार मैया ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार स्नातकों को चेक भी जारी किया है। तो याद रखिएगा, इन्होंने चेक भी दिया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं इन्होंने चेक दे रहे हैं, ठीक है, कुछ बेरोजगार लोगों को। ठीक है, यह योजना केवल उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए लागू है जिनका मूल निवास स्थान कर्नाटक है, मतलब कि जो कर्नाटक के रहने वाले हैं स्थायी तौर पर, याद रखिएगा कैसे, स्थायी तौर पर, तो उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, 5 में से अन्य 4 गारंटियां हैं। कौन सी है? शक्ति, कर्नाटक की महिलाओं को गैर लग्जरी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करना। दूसरी है अन्न भाग, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देने के लिए वादा किया गया है। तीसरी है गृह ज्योति, घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। चौथी है गृह लक्ष्मी, एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड परिवारों की महिलाओं को, मुखियाओं को 2,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। तो याद रखिएगा, ये 4 योजना ये, और 5वीं कौन सी हो गई है हमारी? 5वीं हो गई है हमारी ये वाली युवा निधि। तो याद रखिएगा 5वीं युवा निधि, जो किसके लिए है? युवाओं के लिए जो बेरोजगार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। रियर एडमिरल उपल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, याद रखिएगा कौन से? चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। क्या नाम है इनका? उपल कुंडू। उपल कुंडू इनका नाम है और उन्होंने दक्षिणी कमान के लिए नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ का इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। इनकी फोटो आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। इनके बारे में बात पूरी करते हैं। तो वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र भी रहे हैं। 1991 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किए गए थे। वह पनडुब्बी रोधी युद्धक विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस त्रिकंद, आईएनएस कारवेद, आईएनएस कोठार की कमान भी संभाली हुई है। ये क्या है? ये हमारी पनडुब्बी भी है, ठीक है, मिसाइल भी है, याद रखना है। उन्होंने पूर्ववर्ती आईएनएस अक्षय, तटवर्ती इकाइयों आईएनएस तानाजी, आईएनएस कदम्ब की भी कमान संभाली है। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक के इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। कहां से? वेलिंगटन से किया है। क्या नाम? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। वह नाविक ब्यूरो के कमोडोर भी थे, याद रखिएगा, नाविक ब्यूरो होता है जो, उसके कमोडोर भी है, रह चुके हैं। साथ में दक्षिणी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कमान है, याद रखिएगा, जो साउथ की नौसेना की कमान है भारतीय सेना के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग की कमान है। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोची केरल में आईएनएस वेंडुरुथी में है, याद रखिएगा। कहां पे है? केरल में। यार केरल में कहां पे भी, अगर केरल में बात किया है तो आईएनएस वेंडुरुथी, वेंडुरुथी में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखना है। आ सकता है कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना, इंपोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बात कर रहा है कि जो सीईसी की नियुक्ति है और ईसी की नियुक्ति है, इन दोनों के जो नए कानून बने हैं, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। पूरी बात को यहाँ पे हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ नए कानून के खिलाफ याचिकाओं की जांच करने पर सहमत हुई है। सीईसी और ईसी को चुनने का अधिकार पैनल भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि सीजेआई को हटाए जाने के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। नए कानून के अनुसार क्या बात की गई है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगा। इसमें बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष का एक नेता होगा, विपक्ष के साथ साथ एक जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री होते हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होंगे,
ये समिति मिलकर राष्ट्रपति को बोलेंगे कि आप इनको नियुक्त कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से बात की जा रही है। खोज समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कानून मंत्री और 2 अन्य व्यक्ति करेंगे। याद रखिएगा, जो खोज समिति होती है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय कानून मंत्री और 2 अन्य व्यक्ति करने की बात की जा रही है, जो सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। यह सीईसी और ईसी की नियुक्ति के 5 व्यक्तियों का चयन करेगा। मई 2023 में एक संविधान पीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक संसद नए कानून नहीं बना लेती तब तक सीजीआई को चयन समिति में शामिल किया जाएगा। सीजीआई बोले तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल यहाँ पे करने की बात की जा रही थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो, एग्जाम में इसको आ सकता है, पूछा जा सकता है। सीईसी की नियुक्ति कौन करता है, ईसी की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अभी हाल ही में रोक लगा दी है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अफेयर्स की बात करते हैं। डीआरडीओ ने, याद रखिए किसने, डीआरडीओ ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया हुआ है। कौन सी मिसाइल है, आकाश मिसाइल, याद रखिएगा, आकाश मिसाइल का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात समझते हैं किसने किया, डीआरडीओ ने किया है, पूरी बात समझते हैं। तो नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का उड़ीसा के तट के दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध आयोजित किया गया था। मिसाइल के द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोका गया और नष्ट भी कर दिया गया। परीक्षण ने स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमांड, नियंत्रण और संचार प्रणाली सहित संपूर्ण हथियार प्रणाली की कार्यप्रणाली को मान्य किया है। तो ये जो मैंने बोला है ना, ये इंपोर्टेंट है, रिपीट कर लो अपने माइंड में भी, लिख लो। ठीक है, नई पीढ़ी की आकाश उच्च गति तीव्र हवाई खतरों को रोकने में सक्षम भी है। सफल उड़ान परीक्षण ने उपयोगकर्ताओं को मार्ग प्रशस्त भी कर दिया है। तो जो आकाश मिसाइल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और भी इसके कुछ और वेरिएंट है, इनको भी आप थोड़ा सा नेट पे देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी, याद रखिएगा, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कौन से, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कहां के, उड़ीसा के। उड़ीसा के कौन, किसने, मुख्यमंत्री ने, उड़ीसा के सीएम ने, आप इनकी फोटो में देख पा रहे होंगे, कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। इनके बारे में समझते हैं और प्रमुख बिंदु की पूरी बात करते हैं। सीएम नवीन पटनायक ने मलकानगिरी जिले का दौरा किया और मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया है। आ सकता है कि भी हाल ही में उड़ीसा में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, मलकानगिरी हवाई अड्डे का। रनवे का निर्माण 233 एकड़ भूमि पर 70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। एयरपोर्ट से 9 सीटर विमान का परिचालन शुरू होगा। मलकानगिरी में बलों की आवाजाही के लिए बड़ा बढ़ावा होगा। उड़ीसा में 4 जगह है जहां पे भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा, राउरकेला और जयपुर हवाई अड्डे हैं। तो उड़ीसा में कितने हैं, 4 हवाई अड्डे हैं। चारों के मैंने नाम बता दिया, एग्जाम में आए तो आप आराम से अब बता सकते हैं। कालाहांडी जिले के उत्केला और गंजाम में, रेजिलुंडा में हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। तो ये दोनों जगह कालाहांडी में विकसित करने की बात की जा रही है। तो आज के जो हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट अफेयर्स थी, मैंने यहाँ पे बात की आपके साथ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातों के साथ प्रमुख बिंदु हो सकते हैं इस पे बात की है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर नट लर्निंग ऐप, याद रखिएगा, नट लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ वगैरह और सारी वीडियोस वहां पे भी उपलब्ध रहेंगी, आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप है, आराम से आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल से लिंक लगी हुई है सबकी प्रॉपर, आप उस पर ज्वाइन करके एक बार जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से बात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।